हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर मध्य प्रदेश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछले के हमने 3 वीडियो में देखा 141 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। उसी के आगे आज हम 142 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 142 क्वेश्चन नंबर पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है मुद्रा की तटस्थता, कीमत स्थिरता, विनिमय दर स्थिरता और सरकार के लिए वित्तीय साधन जुटाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के लिए वित्तीय साधन जुटाना। ये मौद्रिक नीति से संबंधित नहीं है, ये राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पर होता है जहां, आपको बताना है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग कहाँ पे होता है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर और पूंजी की वृद्धि दर जहाँ पे बराबर हो जाती है वहीं पे स्वर्णिम युग होता है। इनका एक सूत्र है डेल्टा एन अपान एन बराबर डेल्टा के अपान के। यहाँ पे जो डेल्टा एन दिखा रहा है ये जनसंख्या में वृद्धि को दिखा रहा है डेल्टा एन, और एन आपका कुल जनसंख्या को दिखा रहा है, जबकि डेल्टा के आपका पूंजी की वृद्धि दर और के आपका कुल पूंजी को दिखा रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो आपका स्वर्णिम युग प्राप्त होता है, ऐसा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का कहना है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। तो जो लेविस हैं, आर्थर लेविस, ये दो क्षेत्रों की बात करते हैं। एक इन्होंने निर्वाह क्षेत्र कहा है, इन्होंने एक निर्वाह क्षेत्र कहा है, और निर्वाह क्षेत्र में इन्होंने, निर्वाह क्षेत्र का मतलब होता है कृषि क्षेत्र, निर्वाह क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। जबकि दूसरा इन्होंने पूंजीवादी क्षेत्र कहा है, दूसरा इन्होंने पूंजीवादी क्षेत्र कहा है। पूंजीवादी क्षेत्र को ये उद्योग क्षेत्र कहते हैं, अर्थात ये अपने मॉडल में दो क्षेत्रों की बात करते हैं, एक कृषि क्षेत्र और दूसरा उद्योग क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया है। तो आपको बताना है कि कृषि क्षेत्र में जो न्यूनतम समर्थन कीमत सरकार द्वारा साल में 2 बार जारी की जाती है, ये आपको बताना है कि किस लिए जारी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरकार जो है किसानों को पहले से ही आश्वस्त कर देती है आपका फसल का रेट हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं। अति उत्पादन की अगर स्थिति होती है तो उसका प्राइस नीचे नहीं आएगा, इस वजह से भी पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कृषकों के हितों की सुरक्षा, बिल्कुल ठीक है, ऐसा करके सरकार कृषकों के हितों की सुरक्षा करती है। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कृषकों को प्रोत्साहन देना, तो बिल्कुल ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑल आर करेक्ट ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई थी, और इसके फलस्वरूप आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति आने के बाद, और जो अल्प अवधि में अधिक उपज वाले जो उन्नत किस्म के बीज व रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई की व्यवस्था में विस्तार से संभव हो सकी थी। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं कि भारत के में हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन हैं, M.S. स्वामीनाथन हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1966, और हरित क्रांति के जनक भारत में M.S. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ILO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड में, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1919 में होती है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये श्रम मानक तय करती है और रोजगार के उत्कृष्ट अवसरों के लिए प्रोत्साहन करती है। श्रम से जुड़े मुद्दों के साथ साथ सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देती है, ये ILO का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवमूल्यन की सफलता हेतु आवश्यक शर्त है। तो अवमूल्यन की सफलता हेतु आवश्यक शर्त आपको बताना है निर्यात आयात किलो इकाई से अधिक हो, बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। अन्य देशों द्वारा प्रतिकार न किया जाए, ये भी सही है। निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता, अर्थात इसमें ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साफ्टा संबंधित है, साफ्टा, एक मिनट, आपको बताना है साफ्टा संबंधित है, SAFTA,
ये साफ्टा। साफ्टा का मतलब होता है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये समझौता मैं आपको बता दूं 1993, साफ्टा जो समझौता हुआ था 1993 में दक्षिण एशियाई देशों में प्रशुल्क घटाकर परस्पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था साफ्टा। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि साफ्टा संबंधित है शिक्षा से, तो हो नहीं सकता, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया ये व्यापार से संबंधित है क्योंकि ये मुक्त व्यापार समझौता है दक्षिण एशिया का, तो ये व्यापार से संबंधित है स्टूडेंट्स। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन? तो जोसेफ शुम्पीटर, यहाँ पे जो जे शुम्पीटर लिखा है इनका पूरा नाम है जोसेफ शुम्पीटर। इन्होंने व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत दिया था। ये नवप्रवर्तन से आशय ऐसी नवीन परिवर्तन से है कि जो उत्पादन की वर्तमान प्रक्रिया में उद्यमियों द्वारा परिवर्तन कर प्राप्त किया जाता है, ऐसा इनका मानना है। जैसे नए बाजार का विकास करना और नई प्रवृत्ति की खोज करना, नए प्रकार के कच्चे माल का स्रोत तथा नई वस्तु का उत्पादन आदि करके नवपरिवर्तन लाया जा सकता है, ऐसा जे शुम्पीटर का मानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है? आपको बताना है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि भारत में संघीय वित्त व्यवस्था पाई जाती है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन की व्यवस्था की गई है, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको बताना है कि अधिकतम जनघनत्व किस राज्य में था। तो सभी को पता है कि बिहार में जो है अधिकतम जनघनत्व 2011 के अनुसार है, क्योंकि बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल जो 1028 था, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो आपका 829 था, और इसके बाद केरल में अगर देखा जाए तो 860 था। इस तरह से आप देखेंगे डेटा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिहार आपका राइट आंसर होता है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो करेंसी एंड फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका वार्षिक प्रकाशन करती है, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो खेल सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर वान न्यूमन तथा मार्गेस्टर्न ने किया था। और खेल सिद्धांत तर्कशील निर्णय क्षमता वाले लोगों की परस्पर रणनीतियों से संबंधित एक गणितीय मॉडल है, और ये एक अच्छी थ्योरी है, इसको आप लोग बुक में पढ़िएगा, बहुत अच्छा सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं में कौन मुद्रा बाजार की संस्थाओं में शामिल है? तो आपको बताना है कि कौन सी संस्था इसमें से मुद्रा बाजार की संस्था में शामिल है। गैर बैंकिंग वित्तीय संबंध, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, ये मुद्रा बाजार की संस्था में शामिल नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ ये मुद्रा बाजार की संस्था में शामिल है, लेकिन ये संगठित में नहीं आता है। ये बट्टा गृह और बिलों के दलाल ये भी आते हैं, स्वीकृत गृह उपरोक्त सभी, इसमें आपका सभी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये 155 आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए मुद्रा बाजार की संस्थाओं में अगर शामिल केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, बट्टा गृह और बिलों के दलाल, स्वीकृत गृह, ये सब पूरा इसमें आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्प किचन व्यापार चक्र की अवधि होती है। आपको बताना है अल्प किचन व्यापार चक्र की अवधि ये सिर्फ 40 माह होती है। और एक ब्रिटिश सांख्यिकीविद जोसेफ किचन ने वर्ष 1923 में ये ब्रिटिश के थे, और ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के 1890 से 1922 तक व्यापार चक्रों का अध्ययन किया था। ये ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट के 1890 से लेकर के
22 तक के व्यापार चक्रों का अध्ययन किया और किचिन को एक अल्पकालिक व्यापार चक्र के प्रमाण मिले, जिसे किचिन चक्र बाद में कहा जाता है। इस किचिन चक्र की अवधि 40 माह की होती है। किचिन ने इसकी व्याख्या पूंजीवादी उत्पादन के प्रति मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं, सूचना में समय पश्चता के परिणाम के रूप में की। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अल्प किचन की जो अवधि होती है व्यापार चक्र की वो सिर्फ 40 माह होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ क्या है? तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख लाभ में देखा जाए तो विशिष्टीकरण है, उच्च जीवन स्तर है, आर्थिक विकास की तीव्र गति है, और भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जैसे श्रम का विभाजन हो गया, बाजार के क्षेत्र में विस्तार, विशिष्टीकरण के लाभ, आर्थिक में तीव्रता के लाभ, उच्च जीवन स्तर, आर्थिक विकास की तीव्र गति आदि, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है। आपको बताना है कि विनिमय नियंत्रण का प्रत्यक्ष तरीका है। प्रत्यक्ष विनिमय नियंत्रण से आशय उन उपायों से है जो विदेशी विनिमय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने हेतु अपनाए जाते हैं। और विनिमय नियंत्रण के प्रत्यक्ष तरीके में देखा जाए तो सरकारी हस्तक्षेप आता है और विनिमय प्रतिबंध भी आता है, बहु विनिमय दरें, अर्थात इसमें सभी आ जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जिस पे आप रोक लगा सकें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 159, किसी भी समग्र का आकार निर्भर करता है। तो किसी भी समग्र का आकार अनुसंधान के उद्देश्य तथा अनुसंधान के क्षेत्र दोनों पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। आपको बताना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। तो आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसको विश्व बैंक भी कहते हैं IBRD को, और इस सम्मेलन के परिणाम जो है यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में चला था ये सम्मेलन, और इसके परिणाम स्वरूप 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना की गई थी। 1947 को IMF की स्थापना की गई थी और जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। साथ ही साथ IBRD की स्थापना भी इसी सम्मेलन में की गई थी, परिणाम स्वरूप जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और दोनों की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो इसमें आपका इसके परिणाम स्वरूप IMF एवं IBRD दोनों का उदय हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उत्पादन के सभी साधन स्थिर होते हैं और अपरिवर्तनीय होते हैं, तो इसलिए वो बेलोचदार होता है, इसमें किसी तरह की कोई लोच नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ऐतिहासिक विकास क्रम का मूलाधार है। ये किस अर्थशास्त्री का प्रसिद्ध कथन है? तो कार्ल मार्क्स का ये प्रसिद्ध कथन है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आशावादी विचारधारा है जो मानव जाति के विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पुनर्विनियोग मानदंड का मूल रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो लेविस्टीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया पुनर्विनियोग मापदंड। इसे सीमांत प्रति व्यक्ति पुनर्विनियोग कसौटी अथवा प्रति श्रमिक शुद्ध उत्पादकता, प्रति श्रमिक उपभोग कसौटी भी कहा जाता है। लेविस्टीन के अनुसार उत्पादन साधनों का वह आवंटन सर्वोत्तम है जो भविष्य में पुनर्विनियोग के लिए सबसे अधिक साधन उपलब्ध करा सके। तो आपका राइट आंसर इसमें बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेन देन आधारक को किस तालिका से निकाला जाता है? तो लेन देन आधारक को अदा प्रदा तालिका द्वारा निकाला जाता है। अदा प्रदा विश्लेषण के प्रतिपादन का श्रेय एक W. लियोनटीफ नाम के अर्थशास्त्री हैं, इनको जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा है? तो कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लर्नर से जुड़ा है। लर्नर कहते हैं कि सरकार का राजकोषीय संचालन, कर लगाना, ऋण लेना, लोक व्यय, लोक ऋण का प्रबंध, हीनार्थ प्रबंधन आदि को कुछ निश्चित कार्य पूरा करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है जिसका समग्र आर्थिक प्रणाली पर तत्काल असर और दूरगामी प्रभाव पड़ता है।
तो कार्यात्मक वित्त में इनका एपी लर्नर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोग तथा बचत फलन दिया गया है। उपभोग आपका 100 प्लस 0.2y है और यस अर्थात सेविंग आपका -100 प्लस 0.8y है। तो निवेश गुणक का मान आपको निकालना है। निवेश गुणक का फार्मूला, निवेश गुणक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, निवेश गुणक डेल्टा y अपान डेल्टा आई बराबर 1 माइनस 1b, या इस फॉर्मूले पे अगर आप इसको पुट करते हैं तो निकल जाएगा 1 माइनस 0.2 अर्थात आपका आ जाएगा 1 अपान 0.8। इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 1.25, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेफर वक्र द्वारा निम्नलिखित में कौन से संबंध की व्याख्या की जाती है? कर की दर तथा सकल कर राजस्व या सकल कर राजस्व में वृद्धि की व्याख्या की जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, जिसको आपको ध्यान देना है। लेफर वक्र जो है, अगर इसका फिगर देखा जाए लेफर वक्र का, तो ये जो है उल्टा यू आकार का बनता है, इस शेप में बनता है। यहाँ पे आप कर की दर लेते हैं, ये कर की दर है और इधर कर राजस्व है, इधर कर राजस्व है। अर्थात जैसे जैसे कर की दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर, एक बार मैं फिगर फिर से बना देता हूँ सही से, इस तरह से ये बनेगा उल्टा यू आकार का। इधर आप टैक्स रेट दिखा सकते हैं और इधर आप कर राजस्व दिखा सकते हैं, जो टैक्स से जो रेवेन्यू मिल रहा है, टैक्स रेवेन्यू। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं टैक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर टैक्स को लगातार अगर बढ़ाया जा रहा है तो रेवेन्यू आप देखेंगे एक सीमा तक जाके स्थिर हो जाता है। उसके बाद टैक्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है लेकिन फिर रेवेन्यू धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ घट जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कर की दरों में वृद्धि या कमी की जाती है तो किस प्रकार से कर राजस्व में परिवर्तन आता है, और ये सामान्यतः उल्टा यू आकार का होता है। इसी को हम लेफर कर्व भी कहते हैं। आपसे बहुत सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लेफर वक्र किस आकृति का होता है, तो उल्टे यू आकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकनीकी ज्ञान एवं उपलब्ध अदाओं के दिए होने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा कुशलतापूर्वक उत्पन्न की जाती है को कहते हैं। तो आपको बताना है कि तकनीकी ज्ञान व उपलब्ध आगतों के दिए जाने पर एक अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं की अधिकतम मात्रा कुशलतापूर्वक उत्पादन की जाती है तो उसे उत्पादन संभावना क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपका उत्पादन संभावना क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी फिगर इस तरह बनता है उत्पादन संभावना वक्र का, इसी के अंदर इसका प्रतिस्थापन किया जाता है और ये दो आपका तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध साधन आपके दिए हुए हैं, उसी से आपको उत्पादन करना होता है। इसको पीपीपी भी कहते हैं, पीपीएफ कहते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। तो लॉरेंज वक्र के माध्यम से आपको बताना है परिकीर्णन का अध्ययन किया जाता है, परिकीर्णन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग आय विषमता को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, आय विषमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे अमेरिकन अर्थशास्त्री मैक्सवेल लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे परिकीर्णन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आबिद हुसैन कमेटी का संबंध किससे है? आबिद हुसैन कमेटी का संबंध लघु उद्योगों से है, लघु उद्योग क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति 1997 का संबंध लघु उद्योग क्षेत्र से है। इस समिति का गठन 1995 में लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था और समिति ने जनवरी 1997 में अपनी रिपोर्ट दी थी और इसके सुझाव थे लघु उद्योग के संबंध में। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि लघु उद्योग की परिभाषा में विस्तार करके इसे लघु क्षेत्र एंटरप्राइजेस का दर्जा देना, जिससे विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र दोनों इसके अंतर्गत आ सकें। लघु उद्योग के आरक्षित सूची की नीति के स्थान पर प्रतियोगिता और प्रोत्साहन की नीति को अपनाना, ऐसा इनका मानना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष किया? आपको बताना है। ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन 1991 में किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का सिद्धांत संबंधित है। तो द्वितीय सर्वश्रेष्ठ का सिद्धांत यहाँ पे कल्याण से संबंधित है, वेलफेयर से। तो आपका यहाँ पे
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है। तो मांग तालिका आपको बताना है। मांग तालिका मांग की मात्रा तथा मूल्य के फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बेनहम नाम के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने कहा था किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा मांगी जाती है, यदि उस वस्तु की उस मात्रा को एक साखी के रूप में लिखा जाए तो यह मांग की तालिका कहलाती है। तो सिस्टम से इसको लिखेंगे तो मांग की तालिका कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 174। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र किस प्रकार का होता है। तो सभी को पता है कि दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र जो है लंबवत हो जाता है, इस आकार में हो जाता है, और अल्पकाल में फिलिप्स वक्र नीचे की तरफ डाउनवर्ड होता है। इधर बेरोजगारी की दर होती है और इधर आपका इन्फ्लेशन होता है, अर्थात मुद्रास्फीति की दर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी निदर्शन की विधि नहीं है। आपको बताना है कि निदर्शन की कौन सी विधि नहीं है। तो सामूहिक निदर्शन जो है ये निदर्शन की विधि नहीं है। बाकी आपका अभ्यंश निदर्शन, अनुक्रम निदर्शन, समुदाय निदर्शन, ये सब इसकी विधि हैं। अगला क्वेश्चन 176 देखते हैं, जननांकिकी शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था। जननांकिकी शब्द मूलतः किसने प्रयुक्त किया था, तो आपको बताना है। तो मूलतः इसको आश्ले गोइलार्ड ने प्रस्तुत किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। ये 1855 में ये सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा, आश्ले गोइलार्ड के द्वारा। मैं लिख दे रहा हूँ 1855 में सिद्धांत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि इसको आप लोग देख लेना, इसमें लगाना पड़ेगा मैथ, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन। यदि विभिन्न देशों से वर्तमान वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के सम्मक एकत्रित किया जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 आपको बताना, यदि विभिन्न देशों से वर्तमान वर्ष है तो सकल घरेलू उत्पाद के सम्मक एकत्रित किए जाएं तो इन्हें अनुप्रस्थ सम्मक कहते हैं। ऐसे आंकड़ों या ऐसे आंकड़ों जो एक ही समय बिंदु से संबंधित हों अनुप्रस्थ सम्मक कहलाते हैं। तो यहाँ आपका एक ही समय बिंदु से संबंधित है, तो इसलिए आपका राइट आंसर अनुप्रस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बी एक्स वाई बराबर -1.8 एवं बी वाई एक्स बराबर 0.2 हो तो आर एक्स वाई का आपको मान निकालना। ये यहाँ पे फॉर्मूला है, इसी पे आपको रख देना अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू आपका बी वाई एक्स, इस पर आपको ये रख देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0.6, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसी तरह का अलग अलग लोक सेवा आयोग का पेपर पाना है, वीडियो देखना है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।